नमस्कार दोस्तों। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम केवीएस स्पेशल एजुकेशन टियर 2 यानी विद्यालय प्रशासन और प्रलेखन के परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर फाइलों या कह सकते हैं कि आधिकारिक दस्तावेजों के बीच कहीं छिप कर रह जाता है। हाँ, मतलब जब भी हम विद्यालय प्रशासन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हाजिरी रजिस्टर, टाइम टेबल या ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं की रूपरेखा। सही कहा। लेकिन असल में देखा जाए तो प्रशासन को अक्सर एक बहुत ही शुष्क या नीरस विषय मान लिया जाता है। पर अगर हम इसके पीछे के दर्शन को समझें तो ये मानव अधिकारों का ही एक बहुत बड़ा ढांचा है। मानव अधिकारों का ढांचा, ये थोड़ा भारी शब्द है। हमारे सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा आसान करें तो? मतलब ये कि एक विद्यालय को कैसे चलाया जाता है, वहाँ किन बच्चों को प्रवेश मिलता है, और सबसे जरूरी बात, उनकी अलग अलग जरूरतों को कैसे पूरा किया जाता है। ये सब सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि हम अपने बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं, खासकर उन बच्चों को जिन्हें अतिरिक्त सहारे की जरूरत है। जी, ये विषय असल में शिक्षा के अधिकार को जमीन पर उतारने की एक पूरी प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया हमारी आज की इस चर्चा का शुरुआती बिंदु भी है। जब हम इन विशेष शिक्षा के दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे बुनियादी विचार सामने आता है। वो विचार जो शिक्षा की शुरुआत से जुड़ा है। बिल्कुल। दस्तावेजों में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा की शुरुआत किसी चारदीवारी या क्लासरूम में नहीं होती। जन्म के बाद बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है और उसका पहला स्कूल उसका घर होता है। हाँ, ये एक सर्वमान्य सत्य है। परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन फिर एक समय आता है जब बच्चे को घर से बाहर निकलकर एक औपचारिक विद्यालय में कदम रखना होता है। तो सवाल ये उठता है कि घर का माहौल एक उम्र के बाद पर्याप्त क्यों नहीं रह जाता? इसका एक बहुत ही व्यावहारिक कारण है। देखो, परिवार की अपनी एक सीमा होती है। घर का माहौल बहुत ही सुरक्षित और कह सकते हैं कि अनौपचारिक होता है, जहां सब कुछ बच्चे के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। लेकिन बाहर की दुनिया वैसी नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे एक संरचित यानी एक स्ट्रक्चर्ड वातावरण की आवश्यकता होती है। विद्यालय वह जगह है जहां नियम है, एक तय समय सारणी है। और ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे के परिवार का हिस्सा नहीं है। हाँ, यहीं पर बच्चा असल में ये सीखता है कि एक समाज कैसे काम करता है, लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना है। तो इन दस्तावेजों में उम्र और शिक्षा के स्तर का एक बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण दिया गया है। जैसे कि 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चा किंडरगार्टन या आंगनवाड़ी में जाता है। जो उसका पहला बाहरी संपर्क होता है। सही कहा। फिर 5 से 10 वर्ष की उम्र में प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल की शुरुआत होती है। उसके बाद किशोरों के लिए माध्यमिक विद्यालय है और आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय। ये पूरा एक स्थापित सफर है जो हर कोई तय करता है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल भी है। अगर विद्यालय का काम सिर्फ साक्षर बनाना या किताबें पढ़ाना है, तो क्या ये काम आज के इस डिजिटल युग में घर बैठे नहीं हो सकता? मतलब विद्यालय की बुनियादी भूमिका आखिर है क्या? यही वो जगह है जहां हमें शिक्षा और साक्षरता के बीच का बारीक अंतर समझना होगा। साक्षरता तो सच में कोई भी घर बैठे हासिल कर सकता है, इंटरनेट से या किताबों से। तो फिर स्कूल क्यों? क्योंकि विद्यालय सिर्फ बौद्धिक विकास की जगह नहीं है। दस्तावेजों में साफ तौर पे लिखा है कि एक अच्छी तरह से प्रशासित विद्यालय वो है जहां बच्चे का शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, वो सब एक साथ होता है। ये जो शब्द है संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। असल जिंदगी में क्लासरूम के अंदर ये कैसा दिखता है? इससे ऐसे समझते हैं, जब एक बच्चा गणित का कोई सवाल हल कर रहा होता है तो वो केवल नंबर नहीं जोड़ रहा होता, वो असल में समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित कर रहा है। वो तर्क करना सीख रहा है। ये उसका संज्ञानात्मक विकास है। अच्छा, और सामाजिक विकास? सामाजिक विकास तब होता है जब वो अपना टिफिन किसी दूसरे बच्चे के साथ साझा करता है या खेल के मैदान में अपनी बारी का इंतजार करना सीखता है। मतलब धैर्य रखना और मिल बांट कर रहना। और शारीरिक विकास के लिए तो खेलकूद और पीटी की क्लासेस होती हैं। बिल्कुल। तो एक आदर्श विद्यालय बच्चे के इसी संपूर्ण विकास का केंद्र होता है। वो सिर्फ एक मशीन नहीं बना रहा है, एक पूरा इंसान गढ़ रहा है। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। और जब हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो इन नोट्स का अगला हिस्सा एक बहुत ही मजबूत बयान देता है। इसमें लिखा है कि शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग। जो कि शिक्षा के अधिकार कानून का मूल आधार भी है। हाँ, मुख्य उद्देश्य ये बताया गया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिद्धांत और वास्तविकता में अक्सर बहुत फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जो बच्चे गंभीर रूप से दिव्यांग हैं, उनके लिए एक सामान्य स्कूल का ढांचा कितना कारगर साबित होता है? सच्चाई ये है कि सामान्य विद्यालयों का वर्तमान ढांचा हमेशा गंभीर चुनौतियों को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होता। हमारे पास जो रिसर्च है वो बताती है कि गंभीर और अति गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों की आवश्यकता होती है। क्योंकि हर बच्चे की जरूरत अलग है। बाधित बच्चे से बिल्कुल अलग होंगी। मानसिक मंदता या शारीरिक दिव्यांगता की अपनी अलग चुनौतियां हैं।
मुझे इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बहुत ही खास शब्द मिला, समस्या अनुकूलित व्यवहार, यानी प्रॉब्लम एडेप्टेड बिहेवियर्स। इसमें कहा गया है कि इन बच्चों में अक्सर ऐसे व्यवहार पाए जाते हैं जिन्हें सामान्य कक्षाओं में संभालना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये विशेष शिक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो इसका असल में क्या मतलब है? क्या बच्चे जानबूझकर परेशान करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम समस्या अनुकूलित व्यवहार कहते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चा जानबूझकर कोई अनुशासनहीनता कर रहा है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए एक बच्चा है जो अपनी बात बोलकर नहीं समझा सकता। अब उसे बहुत तेज भूख लगी है या शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा है। जब उसकी बात कोई नहीं समझ पाता तो वो कुंठा या फ्रस्ट्रेशन में आकर चीख सकता है, चीजें फेंक सकता है या कभी-कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो बस बात करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसका समस्या अनुकूलित व्यवहार है, अपनी समस्या या तकलीफ को व्यक्त करने का एक तरीका। अब सोचिए एक सामान्य कक्षा में जहां एक शिक्षक के पास 40 या 50 बच्चे हैं, ऐसे व्यवहार को सही तरीके से समझना और संभालना लगभग असंभव हो जाता है। समझ गया। यानी उनके व्यवहार को अनुशासित करने या सजा देने के बजाय उसकी जड़ को समझना जरूरी है। और इसीलिए विशेष विद्यालयों की अवधारणा सामने आई, जहां का पूरा माहौल ही इन जरूरतों के इर्द गिर्द बुना गया है। इन विद्यालयों में किस तरह की तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल होता है, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। दस्तावेजों में साफ बताया गया है कि वहां केवल किताबें नहीं होती। हाँ, वहां सीखने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है। इसके अलावा विशेष विद्यालयों में कई तरह की थेरेपीज का भी जिक्र है जो बहुत अहम है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा। वाणी चिकित्सा यानी स्पीच थेरेपी, भौतिक चिकित्सा जिसे हम फिजियोथेरेपी कहते हैं, और व्यावसायिक चिकित्सा यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इन तीनों के बीच का अंतर समझना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इस क्षेत्र को समझना चाहते हैं। भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी मुख्य रूप से बच्चे के बड़े शारीरिक कौशल पर काम करती है, जैसे उसे चलने में, उठने या बैठने में मदद करना, उसकी मांसपेशियों को मजबूत करना। वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक चिकित्सा यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ही बारीक कौशल पर केंद्रित होती है। बारीक कौशल से आपका क्या मतलब है? इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है? जरूर, जैसे अपनी शर्ट के बटन खुद बंद करना, चम्मच से खाना खाना या पेंसिल को सही तरीके से उंगलियों के बीच पकड़ना। ये हमारे दैनिक जीवन के काम हैं, जिन्हें हम बिना सोचे बस कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक दिव्यांग बच्चे के लिए ये बहुत बड़े मील के पत्थर हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन्हें इन्हीं छोटे छोटे कामों में आत्मनिर्भर बनाती है। और वाणी चिकित्सा या स्पीच थेरेपी का रोल? वो उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें बोलने में, शब्दों का उच्चारण करने में या भाषा को समझने में कठिनाई होती है। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो उस बच्चे को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार करता है। ये वाकई एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। अब इस चर्चा में इतिहास का एक ऐसा पहलू सामने आ रहा है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान किया। आप उस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब हम इन दस्तावेजों में विशेष शिक्षा के इतिहास की टाइमलाइन देखते हैं तो वो बहुत पुरानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि विशेष शिक्षा कोई बहुत आधुनिक या 21वीं सदी की अवधारणा होगी। लेकिन इतिहास के आंकड़े सच में हमारी इन आम धारणाओं को तोड़ देते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या आपको पता है कि पहला विशेष विद्यालय कब खुला था? रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि भारत में श्रवण बाधित बच्चों के लिए पहला विद्यालय 1883 में बंबई में स्थापित किया गया था। 1883? सोचिए उस दौर में। और उसके ठीक 4 साल बाद 1887 में अमृतसर में दृष्टिहीन बालकों के लिए पहला विद्यालय खोला गया। 1880 का दशक वो समय था जब देश में सामान्य शिक्षा भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। हाँ, उस दौर में विशेष शिक्षा के लिए कदम उठाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटे और 1947 तक आए, यानी जब देश आजाद हुआ, तो उस समय के आंकड़े बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। वो आंकड़े असल में समाज के एक बहुत ही स्याह सच को सामने लाते हैं। में सिर्फ 3। ये आंकड़ा क्या संकेत देता है? ये आंकड़ा सीधे तौर पर उस समय के समाज की मानसिकता को दर्शाता है। मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए पूरे देश में केवल 3 स्कूल होने का सीधा सा मतलब ये है कि उस दौर में ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह छिपा कर रखा जाता था। इन्हें बाहर नहीं निकाला जाता था? बिल्कुल नहीं। इसे एक अभिशाप या कलंक माना जाता था। अभिभावक खुद ऐसे बच्चों को घर से बाहर निकालने में, समाज के सामने लाने में झिझकते थे। और आज ये आंकड़ा 3000 से भी ऊपर पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। यह छलांग केवल इमारतों, फंड या स्कूलों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई संवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मानसिकता में बदलाव आया है। हाँ, 3000 से अधिक विशिष्ट विद्यालयों का होना ये बताता है कि अब अभिभावक अपने बच्चों को छिपा नहीं रहे, वो सामने आ रहे हैं। सरकारें नीतियां बना रही हैं और सबसे बड़ी बात, समाज इन बच्चों के अस्तित्व और उनके अधिकारों को दिल से स्वीकार कर रहा है। ये एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर है जो हमें उम्मीद देती है। अब दस्तावेजों के अगले हिस्से पर चलते हैं जहां विशेष विद्यालयों के प्रकारों का विस्तार से जिक्र किया गया है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के विशेष विद्यालय बताए गए हैं। हाँ, पहला है विशेष दिवस विद्यालय या स्पेशल डे स्कूल, और दूसरा है आवासीय विद्यालय यानी रेजिडेंशियल स्कूल। इन दोनों के काम करने के तरीके में क्या बुनियादी फर्क है? विशेष दिवस विद्यालय को हम एक सामान्य स्कूल के रूटीन की तरह ही समझ सकते हैं, बस यहाँ सुविधाएं विशेष होती हैं।
यहाँ बच्चे दिन में लगभग 4 से 5 घंटे बिताते हैं। तो वो वहाँ पढ़ाई और थेरेपी दोनों लेते हैं? बिल्कुल। इस दौरान उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से विशेष शिक्षा और वो सभी थेरेपीज दी जाती हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की, जैसे फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी। और दिन का समय वहाँ बिताने के बाद बच्चा वापस अपने घर चला जाता है। ये मॉडल किन बच्चों के लिए सही है? ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें विशेष सहायता तो चाहिए, लेकिन वे अपने घर और परिवार के सामान्य माहौल में भी आसानी से ढल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रकार है, आवासीय विद्यालय, दस्तावेजों में उसके लिए एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसे हस्तक्षेप का अंतिम स्तर या अल्टीमेट लेवल ऑफ इंटरवेंशन कहा गया है। ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। ये गंभीर है भी। एक बच्चे की जिंदगी में अंतिम स्तर का क्या मतलब होता है? हस्तक्षेप का अंतिम स्तर तकनीकी रूप से भारी शब्द जरूर है, लेकिन ये उन बच्चों की वास्तविकता है जिनकी दिव्यांगता की स्थिति अत्यंत गंभीर होती है। मतलब जहां घर पर देखभाल संभव नहीं हो पाती। सही कहा। ऐसे बच्चों को दिन के कुछ घंटों की नहीं, बल्कि 24 घंटे निरंतर देखभाल और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आवासीय विद्यालय में बच्चा पूर्ण रूप से वहीं रहता है। तो वहां की ये दिनचर्या कैसी होती है? क्या वहां भी ब्लैक बोर्ड और किताबें होती हैं? यहाँ किताबें पढ़ाना प्राथमिकता नहीं होती। यहाँ दैनिक जीवन के बुनियादी क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं। खुद खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, अपनी स्वच्छता कैसे बनाए रखनी है, इन सब का शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। मतलब जीवन जीने के तरीके सिखाए जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही नियंत्रित, सुरक्षित, लेकिन पूरी तरह से अलग माहौल होता है जहाँ बच्चे अनौपचारिक ढंग से सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि विशेष विद्यालयों का उद्देश्य सिर्फ एकेडमिक्स या किताबी ज्ञान देना नहीं है। इन दस्तावेजों में इसके जो उद्देश्य गिनाए गए हैं वे सच में बहुत व्यापक हैं। उसमें मानव संसाधन के विकास की बात भी की गई है। हाँ, मानव संसाधन का विकास, राष्ट्रीय विकास में योगदान और व्यावसायिक कुशलता विकसित करना। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण शब्द हैं, शीघ्र पहचान यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन और शीघ्र हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन। ये दोनों शब्द विशेष शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। इन्हें थोड़ा और स्पष्ट करें। शीघ्र पहचान का मतलब है कि जितनी कम उम्र में किसी बच्चे की चुनौती का पता चल जाए उतना ही अच्छा है। मान लीजिए एक बच्चा है जो ठीक से सुन नहीं पा रहा है। अगर इसका पता 2 साल की उम्र में लग जाए तो तुरंत शीघ्र हस्तक्षेप यानी अर्ली इंटरवेंशन शुरू किया जा सकता है। उसे सुनने की मशीनें दी जा सकती हैं, स्पीच थेरेपी शुरू की जा सकती है। इससे तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। बिल्कुल। इससे उसके सीखने और समाज में घुलने मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, बनिस्बत इसके कि आपको 8 साल की उम्र में पता चले। इसी हिस्से में एक और बहुत जरूरी उद्देश्य का जिक्र है, अभिभावक परामर्श या पेरेंट काउंसलिंग और पुनर्वास। हम अक्सर बच्चों की बात करते हैं, लेकिन माता पिता का क्या? ये शायद हमारी पूरी व्यवस्था का सबसे अनदेखा पहलू है। जब किसी माता पिता को पहली बार पता चलता है कि उनके बच्चे को कोई गंभीर दिव्यांगता है, तो वे एक बहुत गहरे मानसिक सदमे से गुजरते हैं। वो स्थिति किसी भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत ज्यादा। उनमें निराशा आ सकती है, क्रोध आ सकता है और कई बार वो खुद को दोष देने लगते हैं। अभिभावक परामर्श का उद्देश्य उन्हें इसी मानसिक स्थिति से बाहर निकालना है। उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना। हाँ, और उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि वे अपने बच्चे की मदद कैसे करें, उसके साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि स्कूल में तो बच्चा सिर्फ कुछ घंटे रहता है, बाकी पूरा समय उसे उसी परिवार के बीच बिताना है। ये सच में एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है जो सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि पूरे परिवार को संभालता है। अब इस चर्चा को हम उस दिशा में ले चलते हैं जो आज के समय में शिक्षा के भविष्य का सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। आप समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। केवीएस के दस्तावेजों में बहुत दृढ़ता से कहा गया है कि यह एक मानवीय अधिकार है और इसमें मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ने की बात कही गई है। समावेशी शिक्षा का दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति है। विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में बुनियादी फर्क क्या है? जहां विशेष विद्यालय गंभीर और अति गंभीर चुनौतियों वाले बच्चों पर केंद्रित होते हैं, वहीं समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से अति अल्प यानी माइल्ड और अल्प यानी मॉडरेट दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मतलब जिन बच्चों की चुनौतियां थोड़ी कम हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को अलग थलग करने के बजाय समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती नजर आती है जो कोई भी सोच सकता है। दस्तावेजों में समावेशी शिक्षा के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम और सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि 0 रिजेक्शन पॉलिसी। बिल्कुल, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने और खेलने का अधिकार है। बच्चों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिगम में पिछड़ने यानी सीखने में धीमे होने के कारण किसी भी बच्चे को विद्यालय से निकाला नहीं जाना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा की असली परीक्षा है। दस्तावेजों के अनुसार समावेशी विद्यालय वो है जहां दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। पर सवाल यह है कि एक शिक्षक जिसके पास 40 अलग अलग तरह के बच्चे हैं, वो एक साथ सामान्य और दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है? क्या यह सच में जमीन पर लागू हो सकता है? ये चुनौती बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब शिक्षा के तरीके में बदलाव में छिपा है। समावेशी शिक्षा को आप ऐसे समझें जैसे हम किसी बगीचे की देखभाल कर रहे हैं। बगीचे की देखभाल? हाँ,
हम हर पौधे को अलग अलग गमले में नहीं रखते, हम उन्हें एक ही मिट्टी में लगाते हैं। बस किसी पौधे को थोड़ी अधिक धूप चाहिए होती है और किसी को थोड़ा ज्यादा पानी। शिक्षक की भूमिका यहाँ एक माली की तरह हो जाती है, जिसे हर पौधे की जरूरत पता है। तो पढ़ाने के तरीके बदलने होंगे। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि पढ़ाने के तरीके इतने लचीले होंगे कि हर बच्चा अपनी गति से समझ सके। दस्तावेजों में समावेशी विद्यालय के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए एक बात कही गई है कि एक साथ सभी बच्चे बेहतर सीखते हैं। ये दावा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सामान्य बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता? ये एक बहुत आम डर है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं होता। बल्कि यह देखा गया है कि जब सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं, तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास कहीं अधिक तेजी से होता है। वो कैसे? समावेशी शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है पूर्वाग्रहों की रोकथाम या प्रिवेंशन ऑफ प्रेजुडिस। इसे हम खेल के मैदान या क्लासरूम के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये पूर्वाग्रहों की रोकथाम असल जिंदगी में कैसे काम करती है? सोचिए, जब एक सामान्य बच्चा बचपन से ही किसी दृष्टिबाधित या व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले बच्चे के साथ अपनी बेंच साझा करता है, उसके साथ लंच करता है, तो उसके लिए दिव्यांगता कोई अजूबा या डरने वाली बात नहीं रह जाती। वो उसके लिए एकदम सामान्य बात हो जाती है। हाँ, वो स्वाभाविक रूप से सहयोग करना सीख जाता है। अगर उसके दोस्त की पेंसिल गिर जाती है तो वो उसे उठाकर दे देता है। यहाँ सहानुभूति यानी सिंपैथी नहीं पैदा हो रही, बल्कि समानुभूति यानी एम्पैथी पैदा होती है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। ये एक व्यावहारिक सहयोग है। जब ये बच्चे बड़े होकर समाज का हिस्सा बनेंगे, बॉस बनेंगे या नीतियां बनाएंगे, तो उनके मन में दिव्यांगों के प्रति कोई पूर्वाग्रह या भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्हें अपने बराबर देखा है। ये बात तो सच में सोचने वाली है। यानी हम सिर्फ उस एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरी पीढ़ी की मानसिकता बदल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दस्तावेजों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए विद्यालय को पहले से तैयार होना पड़ता है। उचित अधिगम सामग्री और विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी प्रयोग करना बहुत जरूरी है। 100%। समावेशी विद्यालय का मतलब केवल एक सामान्य स्कूल में किसी दिव्यांग बच्चे का दाखिला करा देना और फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना नहीं है। ढांचागत बदलाव करने पड़ते होंगे। हाँ, इसका मतलब है रैंप बनवाना ताकि व्हीलचेयर जा सके, शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग देना और ऐसी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना जो हर बच्चे की समझ में आ सके। जब तक ये बुनियादी ढांचा तैयार नहीं होता, समावेशी शिक्षा केवल कागजों पर एक विचार ही बनी रहेगी। आज की इस चर्चा में हमने वाकई शिक्षा व्यवस्था के कई अनछुए पहलुओं को गहराई से खंगाला है। हमने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है इस चर्चा में। हाँ, हमने ये समझा कि कैसे बच्चे की शिक्षा एक माँ से शुरू होकर एक संरचित विद्यालय तक पहुंचती है। हमने उन गंभीर चुनौतियों पर बात की जिनके लिए विशेष विद्यालय एक जीवन रेखा का काम करते हैं, और ये भी देखा कि कैसे थेरेपीज और विशेष प्रशिक्षण उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और अंत में समावेशी शिक्षा का दर्शन भी समझा। बिल्कुल, हमने समावेशी विद्यालयों के उस दर्शन पर विचार किया जो समाज के हर बच्चे को एक समान मंच पर लाकर दूरियों और भेदभाव खत्म करने का काम कर रहा है। इस पूरे विषय को समझने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये सिर्फ नियम कानून या प्रशासनिक बातें नहीं है। जब हम इन व्यवस्थाओं को समझते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि एक स्वस्थ, जागरूक और संवेदनशील समाज का निर्माण कैसे होता है। सही कहा। समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो अपनी कतार में खड़े सबसे कमजोर व्यक्ति को भी साथ लेकर चले। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक बात है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले इन सभी दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं चाहूंगी कि हर सुनने वाला इस पे गौर करे। बिल्कुल, बताइए। समावेशी विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य सामान्य और दिव्यांग बच्चों को एक साथ पढ़ाकर उनके बीच के पूर्वाग्रहों को खत्म करना है। अगर ये प्रयोग सच में सफल हो जाता है तो क्या शिक्षा का और हमारे समाज का अंतिम लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि भविष्य में हमारा पूरा समाज ही एक ऐसा समावेशी ढांचा बन जाए जहां विशेष या सामान्य जैसे शब्दों की या ऐसे लेबल्स की आवश्यकता ही पूरी तरह से समाप्त हो जाए? क्या बात है। जहां किसी भी इंसान को किसी टैग की जरूरत ना पड़े और बस उसकी काबिलियत देखी जाए। ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। अगर वाकई वो दिन आ जाए जहां विशेष और सामान्य शब्दों की कोई जरूरत ही ना रहे, तो शायद वही हमारी शिक्षा प्रणाली और एक समाज के रूप में हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। बिल्कुल। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम उस भविष्य से अभी कितने दूर हैं और वहां पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी का धन्यवाद। हमारे साथ इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में जुड़ने के लिए हर किसी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी और नए विश्लेषण के साथ।